जब बात रिश्ते नातों की सगे संबंधों की करें तो भारत में विदेशों की तुलना में रिश्ते नातों को बहुत ज़्यादा अहमियत और तवज्जो दी जाती है। रिश्ते नातों को बनाए रखने के लिए किसी भी हद तक भारत में लोग चले जाते हैं। यहाँ तक कि जान ले भी सकते हैं, जान दे भी सकते हैं। और आज की इस घटना कहानी में भी कुछ यूं ही होता है, जिसके परिणाम स्वरूप कई जिंदगियां बर्बाद हो जाती हैं। बहुत सारी जिंदगियां बर्बाद होने की कगार पर हैं। और इस पूरे मामले से, घटना कहानी से बहुत बड़ी संख्या में लोगों को सबक मिला, बहुत बड़ी संख्या में लोगों को सीखने समझने को मिला। यहाँ तक कि लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। बहुत बड़ी संख्या में लोग अपने सगे रिश्तों पर भी विश्वास नहीं कर पा रहे हैं कि विश्वास करें तो कैसे करें। तो साथियों, स्वागत करूंगा आज की एक और नई वीडियो में, एक और नई घटना कहानी में। मैं हूं आपका अपना सुशील कश्यप, हरियाणा से। और आज की जो सनसनीखेज घटना और कहानी मैं लेकर के आप लोगों के समक्ष आया हूं, वो घटना कहानी दरअसल उत्तर प्रदेश की है। उत्तर प्रदेश का एक ज़िला पड़ता है कन्नौज, और उसी कन्नौज ज़िले के अंतर्गत एक थाना पड़ता है गुरुसरायगंज। और उसी गुरुसरायगंज थाने के अंतर्गत एक गांव पड़ता है गोरैयापुर। और उसी गोरैयापुर गांव का रहने वाला है रमेश, जिसकी पत्नी का नाम है उषा। और रमेश और उषा की एकमात्र लाडली और इकलौती संतान है, नाम है सुनीता। वही सुनीता जिसने हाल फिलहाल में ही जवानी की दहलीज पर कदम रखा है। देखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, इतनी ज़्यादा खूबसूरत है कि कोई भी व्यक्ति पहली नज़र में उसको दिल दे बैठेगा। कोई भी व्यक्ति पहली नज़र में ही उसकी तरफ आकर्षित हो जाएगा, खींचा चला जाएगा। साथियों, होता कुछ यूं है कि आई दिनों की तरह पूरे गांव के लोग सुबह सुबह अपने कामों में व्यस्त थे। यहाँ तक कि जो रमेश नाम का व्यक्ति, जिसके ऊपर ये पूरी घटना कहानी आधारित है, उसके नज़दीक के पड़ोसी भी सुबह सुबह अपने दैनिक कार्यों में व्यस्त थे। लेकिन रमेश और उसकी पत्नी जब सुबह सुबह नहीं उठते, तो उनके नज़दीक का एक पड़ोसी, जिसका नाम राजू बताया जा रहा है, वो मजाकिया लिहाज में उसी रमेश के घर की दहलीज पर खड़ा होकर आवाज़ लगाता है और बोलता है कि राजू भाई, आज क्या हो गया? कहीं आप घोड़े बेचकर तो नहीं सो गए? देखो, बाहर आकर सूरज ऊपर चला गया और आप अब तक सोए पड़े हैं। कई बार वो आवाज़ें तो लगाता है, लेकिन ये सोचकर और देखकर परेशान हो जाता है कि रमेश और उषा में से कोई भी जवाब नहीं देता। और जब वो परेशान और हताश निराश हो जाता है, तो कई अन्य लोगों के साथ कहीं ना कहीं घर में एंट्री करता है। और जैसे ही अंदर एंट्री करता है, तो उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, क्योंकि अंदर घर में कुछ नज़ारा देखने लायक था। अंदर उषा और रमेश नाम के उस व्यक्ति की लहूलुहान हालत में डेड बॉडी पड़ी थी। और उनको बहुत बुरी तरीके से, निर्मम तरीके से, तेजदार हथियार से बार बार वार किया गया था, जिसके परिणाम स्वरूप उनकी मौके पर ही मौत हो गई थी। और इस पूरी घटना कहानी का जैसे ही राजू के माध्यम से ग्रामीणों को पता चलता है, तो देखते ही देखते जमावड़ा लग जाता है। आस पड़ोस के कहें या दूर दराज के कहें, बहुत बड़ी संख्या में लोग इस पूरे मामले को सुनकर गांव गलियों में जुटने लगे थे। और प्रधान के माध्यम से आखिरकार ग्रामीण नज़दीकी थाने उसी गुरु रायगंज में तहरीर दे देते हैं। और प्रधान महोदय बोलते हैं कि एसएचओ साहब, जितनी जल्दी हो सके आप गांव में आ जाइए, क्योंकि गांव में एक नहीं बल्कि पूरे दो दो मर्डर हो चुके हैं, वो भी बेदर्दी से, निर्मम तरीके से, तेजदार हथियार से वार कर कर। जैसे ही पुलिस को सूचना मिलती है, तो भारी पुलिस फोर्स के साथ थाना अध्यक्ष महोदय कहें या और वरिष्ठ अधिकारी कहें, आनन फानन में मौके वारदात पर पहुंच जाते हैं। गंभीरता से सोच और विचार किया जाने लगता है
एक एक कड़ी को जोड़ना पुलिस प्रारंभ कर चुकी थी। तमाम लोगों से पूछताछ की जाने लगती है और आखिरकार पहले ही नज़र में पुलिस को ये अंदाज़ा अनुमान हो चुका था कि हो ना हो शातिराना अंदाज में लोगों ने इस पूरे घर में डकैती डाली और जब उसके रास्ते में ये दोनों लोग आए तो उनको रास्ते से हटा दिया गया। कहीं ना कहीं खून बिखरा पड़ा था, पूरे घर का साजो सामान को बिखेरा गया था। और जब ग्रामीण ये बोलते हैं कि साहब जी, इस घर में उषा और रमेश के साथ उनकी लाडली बेटी सुनीता भी रहा करती थी, भला वो कहाँ है? तो कहीं न कहीं सुनीता की तलाश शुरू कर दी जाती है। लेकिन भरसक प्रयास और प्रयत्न करने के बाद भी पुलिस आखिरकार कोई भी सबूत नहीं जुटा पाई, जिसके सहारे मंजिल और मुकाम तक पहुंचा जा सके, कहीं न कहीं मुजरिम तक पहुंचा जा सके। और रह रहकर पुलिस के लिए ये चुनौती बनती जा रही थी, क्योंकि मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा था। कहीं न कहीं मर्डर का मामला था और पारिवारिक लोगों की कहें, सगे संबंधियों को कहें या फिर ग्रामीणों की कहें, लगातार प्रदर्शन कर रहे थे, लगातार सरकार और प्रशासन को कोसा जा रहा था, लगातार दबाव बनाया जा रहा था। तो पुलिस को भी ये सोचने और समझने पर मजबूर होना पड़ता है कि हो ना हो मंजिल तक पहुंचा जाएगा, चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े। पुलिस के लिए भी लगातार ये मामला पेचीदा बनता जा रहा था, क्योंकि कोई भी सुराग पुलिस के हाथ जो नहीं लगा था। लेकिन जैसे ही सुनीता सामने आती है, यानी कि सुनीता का जिक्र होता है, तो जांच टीम उस सुनीता के कॉल डिटेल को खंगालने लगती है और एक मोबाइल नंबर जो रह रहकर जांच टीम के दिमाग में खटकने लगता है, वो नंबर की जब जांच की जाती है तो पता ये चलता है कि इस नंबर से उसी सुनीता नाम की लड़की ने, जो कि मृतक दंपत्ति की इकलौती बेटी बताई जा रही है, एक दो बार नहीं बल्कि सैकड़ों बार बीते चंद दिनों में बात की थी, वो भी कई कई घंटों तक। तो कहीं ना कहीं पुलिस को शक होने लगता है, ये अंदेशा होना लगता है कि हो ना हो संगीता का इस पूरे मामले से जरूर कुछ दखलंदाजी होगी, जरूर कुछ ना कुछ लेना देना होगा, क्योंकि वो कई दिनों से लापता भी बताई जा रही थी और उसका कोई भी सुराग अभी पुलिस के हाथ नहीं लगा था। जैसे ही पुलिस और गंभीरता से जांच करती है तो पता ये चलता है कि वो नंबर परविंदर नाम के एक लड़के के नाम दर्ज है, जो कि उसका रिश्ते में मामा बताया जा रहा है और नजदीक के ही जिले हरदोई में रहता है। पुलिस एक टीम का गठन करती है और पहुंच जाती है उसी परविंदर नाम के लड़के के घर, यानी कि हरदोई के दूर दराज के इलाके में। और जैसे ही पुलिस वहां सख्ती से पूछताछ करती है तो पता ये चलता है कि परविंदर कई महीनों से लापता है या फिर यहां से फरार है। लेकिन पुलिस को रह रहकर उसी परविंदर पर शक की सुई जाकर रुक जाती है, क्योंकि ना तो कोई गुमशुदगी की रपट दर्ज कराई गई थी, ना ही कोई और तहरीर दी गई थी। लेकिन पुलिस जो है परविंदर और उस सुनीता नाम की लड़की के दोनों फोन नंबर को ट्रेसिंग पर लगा देती है और कई महीने बीत जाने के बाद भी आखिरकार इस पूरी गुत्थी को नहीं सुलझाया जा सका। रह रहकर जो विपक्षी दल थे वो पुलिस पर सवाल खड़े करते थे, कहीं ना कहीं सरकार और प्रशासन की लगातार किरकिरी हो रही थी। और कई महीने बाद जैसे ही पुलिस को सर्विलेंस के माध्यम से पता चलता है कि परविंदर नाम के उस लड़के का फोन ऑन हो चुका है, चूंकि जानकारी ये मिलती है कि परविंदर ने कई महीने बाद अन्य किसी दोस्त के माध्यम से एक सेकंड फोन खरीदा और उस फोन में जैसे ही वो सिम कार्ड को डालता है तो पुलिस की साइबर क्राइम को ये मैसेज और नोटिफिकेशन चला गया कि जिस नंबर को सर्विलेंस पर लगाया गया था वो नंबर आखिरकार चालू हो चुका है। कहीं ना कहीं परविंदर नाम के उस लड़के की लोकेशन को ट्रेस कर लिया गया था और उस हुई लोकेशन के माध्यम से पुलिस जो है एक टीम बनाकर तेज तर्रार अधिकारियों कर्मचारियों को नियुक्त कर देती है और पूरे प्लानिंग के तहत उसी पश्चिम बंगाल के हुगली जिले में पहुंच जाती है, दबिश दे देती है, जहां पर उसकी लोकेशन ट्रेस की गई थी और रंगे हाथों सुनीता और परविंदर को गिरफ्तार कर लिया जाता है।
जो कि वहां पर कई महीनों से छिपे हुए थे, ठहरे हुए थे, कहीं न कहीं फरार होकर वहां पर रहने लगे थे, वहां पर गुजर बसर कर रहे थे। और जैसे ही पुलिस पहले प्यार से और फिर सख्ती से पूछताछ करती है, तो परविंदर और सुनीता देर नहीं लगाते तमाम पूरी घटना कहानी को उगलने लगते हैं, बताने लगते हैं। इतने सनसनीखेज खुलासे करते हैं जिनको सुनकर पुलिस भी हक्की बक्की रह जाती है, सोचने समझने पर मजबूर हो जाती है। कहीं न कहीं पुलिस को भी रिश्तों पर यकीन कर पाना मुश्किल हो रहा था। और परविंदर नाम का वो लड़का बताता है कि ये जो लड़की है, उसकी सगी भांजी है, यानी कि उसकी बड़ी बहन की इकलौती बेटी है। और होता कुछ यूं है कि वो आए दिन उसी रमेश यानी अपने जीजा के घर जाया करता था। और एक दिन होता यूं है कि जैसे ही पारिवारिक लोग एक सगे संबंधी के यहाँ शादी समारोह में जाने के लिए तैयार होते हैं, और उनके साथ सुनीता भी हार श्रृंगार लगाती है, और जैसे ही सज संवर कर वो सामने आती है, तो उसको देखकर उसका सगा मामा यानी कि परविंदर देखता ही रह जाता है, उसको अलग ही नजरिए से देखता है। कहीं ना कहीं पहली ही नजर में उस सुनीता नाम की लड़की की ओर आकर्षित हो जाता है, यहाँ तक कि उसको दिल दे बैठता है। लेकिन उस दिन तो ज्यादा कुछ नहीं होता। जैसे ही वो लड़की यानी सुनीता वापिस अपने घर आती है, तो परविंदर नाम का उसका वो मामा अपनी भांजी यानी सुनीता को अपने दिल की बात कह ही देता है। और कहीं न कहीं सुनीता को भी ये समझने में ज़्यादा समय नहीं लगता कि उसका मामा उसको प्यार करने लगा है, उसको दिल जान से चाहने लगा है, कहीं न कहीं मोहब्बत करने लगा है। आखिरकार सुनीता भी उसके द्वारा की गई मोहब्बत को अपना लेती है, एक्सेप्ट कर लेती है, रह रहकर उससे मिलने लगती है, बातें करने लगती है। और मिलने-जुलने का जो सिलसिला है, वो 2-4 नहीं, 10-20 दिन नहीं, बल्कि पूरे 1.5 से 2 साल तक चलता रहता है। और इतना कुछ हो जाता है, यहाँ तक कि हर दिन आए दिन शारीरिक संबंध बनाए जाने लगते हैं। लेकिन जो पारिवारिक लोग कहें, खास तौर पर जो रमेश और उषा कहें, किसी को भी कानो कान भनक नहीं थी, रत्ती भर भी खबर नहीं थी कि उसका सगा भाई उसकी सगी बेटी के साथ ही इस तरीके का घिनौना काम कर रहा है, कहीं न कहीं रिश्तों को तार-तार कर रहा है। लेकिन साथियों, एक दिन अचानक से जब उषा को रात को अजीबो-गरीब आवाज़ें सुनाई देती हैं, कहीं न कहीं सिसकने की आवाज़ सुनाई देने लगती है, तो उषा नाम की वो महिला अचानक से उठ खड़ी होती है और सीधा पहुंच जाती है छत पर। उसी छत पर जिस छत पर वो परविंदर और उसकी सगी भांजी यानी सुनीता हम बिस्तर थे, यहाँ तक कि एक दूसरे से शारीरिक संबंध बना रहे थे। और ये देखकर कि जो उषा नाम की महिला है उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, वो आग बुबीला हो जाती है, आपे से बाहर हो जाती है, जोर से परविंदर को चांटा जड़ देती है। उसको कहने लगती है कि तुम जितनी जल्दी हो सके इस घर की दहलीज से बाहर निकल जाओ, आइंदा इस घर में कदम भी रखा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इतना सुनते ही परविंदर नाम का वो लड़का सीधे पैरों में गिर जाता है अपनी बहन के, और कहता है कि दीदी, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आपका भाई हूँ, छोटा समझकर मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरी ये आखिरी और पहली गलती थी, आइंदा ऐसा नहीं करूँगा। कहीं न कहीं जो उषा नाम की वो महिला थी, उसको इज़्ज़त प्यारी थी, वो नहीं चाहती थी कि देश दुनिया के लोग उनकी इज़्ज़त को, मखौल को उड़ाएँ, फ़ज़ियत करें, इसलिए उस बात को वो दबा देती है। और ठीक उसी समय अपने भाई यानी परविंदर को सख्त लहजे में यहाँ से जाने बारे कह देती है, बोल दे। लेकिन कई महीने तक तो सब कुछ शांत हो जाता है। आगे चलकर वही परविंदर और सुनीता लगातार एक दूसरे से बात करते रहते हैं। और एक दिन सुनीता को पता चलता है कि उसके माँ बाप यानी रमेश और उषा उसकी शादी करने की प्लानिंग कर रहे हैं, योजना पर काम कर रहे हैं, और एक लड़के को उसके लिए देख भी लिया गया है। और फोन के माध्यम से सुनीता ये सूचना अपने प्रेमी यानी सगे मामा को दे देती है। और ये सुनकर कहीं न कहीं परविंदर और वो सुनीता नाम की लड़की एक नई योजना पर काम करने लगते हैं, एक प्लानिंग पर काम करने लगते हैं कि अब समय आ गया है,
इन दोनों को अपने रास्ते से अलग करने का, रास्ते से हटाने का। और जो सुनीता थी, वो भी अपने जो मामा थे यानी परविंदर को दिल जान से चाहने लगी थी और अपने प्यार को पाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार थी, चाहे उसके लिए कितना ही बड़ा कदम क्यों ना उठाना पड़े। और एक दिन प्लानिंग के तहत देर रात्रि जैसे ही परविंदर घर पहुंचता है, वो अपने पहले जीजा को कसकर बांध देता है और उसके बाद बेदर्दी से निर्मम तरीके से अपनी बहन को भी जकड़कर रस्सी से बांध देता है और पास ही रखे हुए कुल्हाड़ी को उठाकर वही सुनीता नाम की लड़की, जिसकी उम्र उस समय मात्र 20 से 21 साल बताई जा रही है, बेदर्दी से निर्मम तरीके से उसी कुल्हाड़ी के साथ सबसे पहले अपनी मां के ऊपर एक दो नहीं, दो चार नहीं, बल्कि पूरे 15 से 20 वार करती है, जब तक कि उसकी मां दम ना तोड़ दे। कहीं ना कहीं मौके पर ही उसकी मां दम तोड़ देती है और ठीक उसी समय अगले कमरे में जाकर अपने पिता के ऊपर भी एक दो नहीं, दो चार नहीं, बल्कि पूरे 15 से 20 बार तेजधार कुल्हाड़ी से वार करती है और उसको भी मौके पर मौत के घाट उतार देती है। और बिल्कुल योजनाबद्ध तरीके से, सनसनीखेज तरीके से, बड़े ही सातिराना अंदाज में वहां से कीमती साजो सामान उठाकर वो दोनों रफू चक्कर हो जाते हैं। कहीं ना कहीं सबसे पहले कानपुर पहुंचते हैं, वहां से ट्रेन पकड़कर सीधा पहुंच जाते हैं मुंबई और चंद दिन वहां पर बिताने के बाद सीधा निकल जाते हैं पश्चिम बंगाल के हुगली जिले में। वहां पर रहकर गुजर बसर करने लगते हैं, कहीं ना कहीं घर गृहस्थी चलाने लगते हैं। लेकिन वो कहते हैं ना, मुजरिम चाहे कितना ही शातिराना अंदाज में किसी भी घटना कहानी को अंजाम क्यों ना दे दे, कानून के जो हाथ होते हैं वो बहुत बड़े होते हैं। उन हाथों की जकड़ में आखिरकार मुजरिम को, अपराधी को आना ही पड़ता है। और इस पूरी घटना और किस्सा कहानी में भी कुछ यूं ही होता है कि कितने सातिराना अंदाज में इस घटना कहानी को घटित किया गया था। उन्होंने भी कभी अंदाजा अंदेशा नहीं लगाया था कि वो पकड़ में आ पाएंगे। वो लगभग लगभग इस पूरे मामले को भूल चुके थे, लेकिन पुलिस ने बड़े ही योजनाबद्ध तरीके से इस पूरी गुत्थी को सुलझा लिया। इस पूरे मामले में तहरीर तो बहुत पहले दर्ज हो चुकी थी। पूरे मामले में तमाम सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए जिला अदालत एक सनसनीखेज और बड़ा खुलासा करती है, साथ ही साथ फैसला सुनाती है कि दोनों को उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है। आज जो है दोनों यानी कि परविंदर और सुनीता सलाखों के पीछे चक्की पीस रहे हैं, सलाखों के पीछे गुजर बसर कर रहे हैं, जहां पर उनकी सही मंजिल और मुकाम है। कहीं ना कहीं ये घटना कहानी कई साल पहले तो सुर्खियों में आई थी, आज भी ये मामला सुर्खियों में छाया हुआ था, क्योंकि अब इस पूरे मामले में ऐतिहासिक फैसला जो आया था, जैसे ही ये मामला फिर से ट्रेंड होने लगता है तो कहीं ना कहीं देश दुनिया में नुक्कड़ गली चौराहे में बैठे हुए लोग, खास तौर पर जो नौजवान है, वो सोचने समझने पर मजबूर हैं। बहुत बड़ी संख्या में लोग अपने रिश्तों पर भी यकीन नहीं कर पा रहे हैं। लोग ये सोचने पर मजबूर हैं कि रिश्तों पर यकीन करें तो कैसे करें। तो साथियों, ये थी आज की हमारी घटना और कहानी। आपको कैसे लगी ज़रूर बताइएगा। और आपकी जानकारी के लिए बताता चलूं कि इस तरीके की घटना और कहानियों को सुना करके हमारा मकसद कोई आपको परेशान करना नहीं है, हमारा मकसद कोई आपका दिल दुखाना नहीं है, बल्कि हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को जागरूक करना है, प्रेरित करना है, ताकि आप अपनी ज़िंदगी में कुछ इस तरीके की घटना और कहानियों से जूझें तो अपने आप को पहले ही आगाह कर सके, प्रेरित कर सके। बहुत बहुत शुक्रिया, आप सब साथियों का आभार।